लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक किया था? यस, इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? बस इंक्रीज इन प्राइस इज इन्फ्लेशन. persistent and considerable increase in general price level is called inflation. There are different types of inflation. कौन कौन से types होते हैं inflation के? Demand pull and cost push inflation. और कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को. क्या होमवर्क था? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, देन डिफ्लेशन, रिसेशन. तो ये सब की मीनिंग्स पढ़ के आए हैं. एक एक करके बताइए. क्या फर्स्ट टेल मी व्हाट इज डिफ्लेशन? डिक्रीज इन decrease in general price. ठीक है. Then what is reflation? टेक्निक्स को टैक्सेस को रिड्यूस कर देते हैं और उसको रिफ्लेशन कहते हैं. आपने क्या किया रिफ्लेशन में? increase in the price levels, general price levels during recovery. Then what is recession? Recession एंड डिप्रेशन के बारे में डिफरेंस बताइए. रिसेशन एंड डिप्रेशन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? रिसेशन क्या होता है? दैट इज रिसेशन. देन डिप्रेशन क्या होता है? बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट ये डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोग को. रिसेशन और डिप्रेशन में क्या होता है? एक्सट्रीम रिसेशन होता है, उसको डिप्रेशन कहते हैं. बस इतने से हो जाएगा. 1929 में क्या था? रिसेशन था या डिप्रेशन था? डिप्रेशन था. ठीक है. एक क्वेश्चन है, इसको घर जाके आप लोग कोशिश करना पढ़ने का. इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू टाइम इन केस ऑफ डिप्रेशन? रिसेशन और डिप्रेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका टाइम से कुछ लेना देना होता है क्या? टाइम ड्यूरेशन से, उस चीज़ के बारे में पता करना. 1 क्वार्टर क्वार्टर्स पे डिपेंड करता है. कितने क्वार्टर? रिसेशन कितने क्वार्टर्स तक रहे तो उसे डिप्रेशन कहते हैं. थ्री और मोर ईयर्स के लिए रिसेशन रहता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं. यस नो? नो आइडिया? पढ़िएगा इसके बारे में, ये होमवर्क है आप लोगों का. ठीक है. चलिए, लास्ट क्लास में वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस द टॉपिक कॉल्ड फिलिप्स कर्व. यस,
चलिए अब फिलिप्स कर्व पे आते हैं। Phillips curve, this was given by A.W. Phillips in the year 1958। Phillips curve क्या शो करता था? Inflation and unemployment. This is unemployment, this is inflation, there is a negative relationship between inflation and unemployment. This is denoted by Phillips curve. यहाँ तक हमने किया था। चलिए अब फिलिप्स कर्व से भी रिलेटेड हम लोग 3-4 न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जो टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो मिक्स होने वाले हैं। कभी हम लोग क्लासिकल्स की बात करने वाले हैं, कभी कीन्जियन की बात करेंगे, कभी मॉनिटरिस्ट की बात करेंगे, है ना, और उसको कंपेयर करेंगे फिलिप्स कर्व से, ठीक है। सबसे पहले आते हैं आपके क्लासिकल्स पे, ठीक है। The very assumption of classical theory was that economy always remains on full employment level, है ना। This is aggregate output this is price level, okay, and this is the aggregate supply curve vertical to x-axis, reason being economy always remains on full employment level. This is the aggregate demand curve AD1, okay. Now the price level is this at P1, ठीक है। See here, suppose due to any reason there is increase in aggregate demand, okay, कोई reason कुछ भी हो सकता है, there is increase in aggregate demand even in the short run also. This will shift upward from AD1 to AD2. Is there any change in the aggregate output level due to change in aggregate demand? Aggregate demand increase हुआ तो aggregate output पे कोई change आया? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, ठीक है। बट देर इज चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स शॉर्ट रन में भी अगर प्राइस एग्रीगेट डिमांड चेंज होता है शॉर्ट रन में भी, तो भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। एग्रीगेट आउटपुट पे कोई चेंज नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, कीन्जियन पे आते हैं। कीन्जियन थ्योरी पे क्या बोलते हैं? दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट आउटपुट, दिस इज प्राइस लेवल। कीन्जियन थ्योरी क्या बोलती है? इकोनॉमी रिमेन्स इन अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेट, ठीक है। तो सपोज दिस इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1, दिस इज द आउटपुट लेवल Q1, दिस इज द प्राइस लेवल P, ठीक है। सपोज देर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द शॉर्ट रन, एग्रीगेट डिमांड आगे बढ़ गया फ्रॉम AD1 टू AD2, प्राइस में कोई चेंज आया, एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज हो गया। जब एग्रीगेट आउटपुट इंक्रीज हुआ, जब आउटपुट इंक्रीज हुआ दैट मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ना।
प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? लेबर चाहिए होते हैं। अगर आप लेबर आप एम्प्लॉय करोगे अपने बिजनेस में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा, यही होगा ना। एग्रीगेट आउटपुट बढ़ने से आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ। ठीक है, कीन्जियन में था। क्लासिकल में क्या था? यू आर ऑलरेडी यूजिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस लेवल बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कोई चेंज आया? नहीं आया। ठीक है, दिस इज AD3, अभी भी आउटपुट ही चेंज हुआ है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन एट दिस पॉइंट इकॉनमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आ गई। फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकॉनमी आ गई तो अब क्या होगा? अब अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हुआ तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, समझ में आया? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच करने के बाद भी अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज होगा तो इन्फ्लेशन आएगा। कीन्स का ये मानना था कि इकॉनमी अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेट पे होती है, तो जब तक इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रीच ना कर जाए तब तक इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल लीड्स ओनली टू इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस लेवल। आफ्टर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, if any aggregate increase in aggregate demand is there, there will be change in inflation level। ठीक है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लासिकल, कीन्जियन। अब आते हैं हमारे फिलिप्स कर्व पे। This is unemployment level, this is inflation। This is Phillips curve 1। Okay, Phillips curve was introduced in the year 1958। फिलिप्स कर्व के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। द प्रपाउंडर ऑफ फिलिप्स कर्व A.W. फिलिप्स और ऑल्सो कॉल्ड बिल फिलिप्स, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटेन का डेटा लिया था फ्रॉम 1860s टू 1950s, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स का डेटा लिया था और वहाँ से उन्होंने ये देखा था प्रीवियस स्टडी से डेटा लेकर के कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो अब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है एंड वाइजा वर्सा। उन्होंने पास्ट डेटा को स्टडी किया और उस बेस पे उन्होंने ये कर्व बनाया। ठीक है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट थे वो इसके अगेंस्ट थे। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्यूरिंग 1970s एक फेनोमेना हुआ जिसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैगफ्लेशन? हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, this is called stagflation। that means high inflation and high unemployment। हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल इतना होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, लेकिन अभी कितना है?
हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका सॉल्यूशन फिलिप्स के पास नहीं था, फिलिप्स के कर्व के पास में नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ कि देयर इज़ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ये इसलिए है क्योंकि देयर इज़ अ शिफ्ट इन दी फिलिप्स कर्व। वो होता ऐसा है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं वो लोग वेजेस हाई डिमांड करते हैं कि हमें हाई सैलरी चाहिए, ठीक है। तो जो कंपनीज होती हैं वो हाई सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ, ठीक है, आप सपोज आप इस पॉइंट पे हैं, आप इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, पॉइंट ए पे आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, या फिर इसको और बेसिक से और पीछे से स्टार्ट करते हैं, चलो और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज ए फिलिप्स कर्व, ठीक है, आप लोग इस पॉइंट पे हैं, ये इनिशियल पोजीशन। सपोज गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहती है गवर्नमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कैसे होगा? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए, है ना। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, ज़्यादा लेबर काम करेंगे, यस और नो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए ये आपका एग्रीगेट डिमांड का इक्वेशन है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है? टैक्सेस कम करना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करना, ठीक है। जी को इंक्रीज करना और टैक्सेस को रिड्यूस करना, तो उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा ना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे। जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास पैसे आएंगे, जब ज़्यादा लोगों के पास पैसे आएंगे तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया बट इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए, ठीक है। अब जब बी पे आ गए, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो बीइंग अ लेबर आई विल डिमांड हायर वेजेस। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ जाती है, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा तो मैं वेजेस भी तो हायर डिमांड करूँगा। व्हेन आई डिमांड हायर वेजेस, क्या जो कंपनी है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो अफोर्ड कर पाएगी मुझे पे करना? नहीं कर पाएगी। तो वो क्या करेगी कंपनी? कुछ लोगों को जॉब से निकाल देगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ? आपका इन्फ्लेशन तो इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ था कंपनी ने लोगों को वापस निकाल दिया तो दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आ गया। समझ में आया? यहाँ से यहाँ पे आ गया दोबारा से। तो अब आपका इन्फ्लेशन ये है और अनएम्प्लॉयमेंट ये है, तो इसको कनेक्ट करो। अब इस पॉइंट पे आ गए आप, पॉइंट सी, ठीक है। चलिए दोबारा फिलिप्स कप बना देते हैं एक। ये आपका नया फिलिप्स कप बन गया, PC2, ठीक है।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब दोबारा से गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ की। ठीक है, उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ पे था दोबारा से मान लो यहाँ पे आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, दैट मीन्स ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के पास सैलरी आ रही है। ज़्यादा लोगों के पास सैलरी आएगी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा, आप यहाँ पे आ गए, प्राइस सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गए आप, दिस इज पॉइंट डी। अब प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो लेबर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो लोग हायर वेजेस डिमांड करेंगे। हायर वेजेस डिमांड करेंगे, कंपनी उतना पे कर नहीं पाएगी, फिर अगेन ले ऑफ होगा। फिर जब ले ऑफ होगा तो आपका प्राइस लेवल तो इतना ही रहा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से बढ़ गया। अब वो दोबारा से आप आ जाओ यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ई, आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, ठीक है। दिस इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, दिस इज लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व विच इज वर्टिकल टू दी एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द लॉन्ग रन। समझ में आया या दोबारा बताऊं? आ गया? बना लिया ग्राफ? जल्दी बनाइए। हाँ, ज़रूरी नहीं है, इसके ऊपर भी अभी ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बन गया ग्राफ? सबने बना लिया? अब चलो इसको दोबारा एक बार समझा देता हूँ, फिर इसको लिखते हैं। फिर दी शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज दिस PC1, ठीक है। और हम लोग इस पॉइंट पे थे। गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने की। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फिस्कल पॉलिसी यूज़ की टू इंक्रीज दी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, ज़्यादा लोग काम करने लगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ से आपके पास यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ, ज़्यादा लोग जॉब कर रहे थे, ज़्यादा लोगों के पास वेजेस एंड सैलरी आ रही थी, तो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ, प्राइस लेवल ऊपर चला गया। जब प्राइस लेवल ऊपर चला गया तो आप इस पॉइंट से, मतलब यहाँ पहले यहाँ था इन्फ्लेशन रेट, आप यहाँ पे आ गए थे, फ्रॉम A to B आप आ गए थे, आप इस लेवल पे आ गए थे, ठीक है। जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, कुछ टाइम के बाद वर्कर को रियलाइज़ हुआ कि हमारी सैलरी कम है, तो उन्होंने सैलरी डिमांड की, हायर सैलरी, हायर वेजेस डिमांड किए।
जब हायर वेजेस डिमांड किए तो कंपनी वो अफोर्ड कर नहीं पाई तो उन्होंने ले ऑफ किया। जब ले ऑफ किया तो आपका इन्फ्लेशन रेट तो बी पे ही रहा, लेकिन आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आ गया दोबारा से, आप इस पॉइंट पे आ गए। तो जो पॉइंट सी है आपको एक नया फिलिप्स कर्व दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ से अगेन गवर्नमेंट की पॉलिसी टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन्होंने फिर से फिजिकल पॉलिसी यूज़ की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ा, हायर वेजेस डिमांड किए जो कि मिला नहीं उन्हें, कंपनी ने निकाल दिया, ले ऑफ कर दिया। अगेन आप यहाँ पे आ गए, आप यहाँ पे फिर से एक दोबारा बना लो फिलिप्स कर्व 3, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के इन पॉइंट्स को जब आपने कनेक्ट किया तो आपको लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व मिल गया, ठीक है। राइट डाउन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, the long run Phillips curve was introduced by Milton Friedman. अच्छा लिसन, एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल, ये लोग कौन थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। कीन्स जो थे वो कीन्सियन इकोनॉमिस्ट में आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन किस में आते हैं, मॉनिटरिस्ट स्कूल, ठीक है। द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व was introduced by मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, जो एक्सप्लेन किया ना उसको शॉर्ट में लिखते हैं। इफ वी कीप increasing the inflation rate, if we keep increasing the inflation rate, in order to decrease the unemployment rate, at some point of time, the workers will demand higher wages, which companies cannot afford to pay. To all its workers. It will result in layoffs, hence unemployment rate will increase. ठीक है। फिलिप्स कर्व जो ओरिजिनल फिलिप्स कर्व था, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व था, वहाँ पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थे। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए किससे सेक्रीफाइस किया, प्राइस लेवल से सेक्रीफाइस किया, ठीक है। प्राइस लेवल को इंक्रीज होने दिया। हम ये चाहते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाए, लेकिन उसकी वजह से प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। लेकिन जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो वर्कर हायर डिमांड करते हैं वेजेस का। जब वेजेस इंक्रीज होते हैं, कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती है,
वो लोगों को फिर फायर करती है, तो उसके बाद क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोबारा से उधर पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पे आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन की ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, इवन मिल्टन फ्रीडमैन उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल टू एक्स एक्सिस हो, ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है लाइक दिस। ठीक है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व ऐसे भी हो सकता है। उन्होंने ही एक बार अपने इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया था। ठीक है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी स्टडी दिस टाइप ऑफ फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व स्ट्रेट लाइन, that is which indicates there is a no trade off between inflation rate and unemployment rate. Is this clear? चलिए, अब इसी इन्फ्लेशन रेट पे आते हैं जो लॉन्ग रन इन्फ्लेशन रेट बना ना, कि आप बार बार इसी पॉइंट पे आ रहे हो। ठीक है, इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दो चीज़ों से डिनोट करते हैं, नाइरू और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। non-accelerating inflationary rate of unemployment, also called NAIRU, non-accelerating inflationary rate of unemployment. Write down. NAIRU is the lowest level of unemployment, lowest level of unemployment that occur in an economy, before inflation starts rising. This is NAIRU. NAIRU बोला ना इसे, लोएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अगर आप इससे भी और कम करना चाहोगे अपना अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसी पॉइंट पे रहते हैं तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, नॉन एक्सीलरेटिंग रहेगा, है ना, एक्सीलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आप इस लेवल से कम करना चाहोगे अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आपका इन्फ्लेशन एक्सीलरेट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया है, नॉन एक्सीलरेटिंग इन्फ्लेशनरी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप इकोनॉमी को इस रेट पे छोड़ देते हैं तो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना।
एक्सिलरेट नहीं होगा. राइट डाउन. इफ अनएम्प्लॉयमेंट is at Nairu, the inflation rate will remain constant. At Nairu, next point, at Nairu, an economy can achieve sustainable rate of employment and price stability. एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी. स्टेबल प्राइस रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा इन्फ्लेशन. ठीक है, समझ में आ गया नायरू क्या होता है? इसी नायरू को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सी, इट इज अज्यूम दैट इकोनॉमी रिमेन्स एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. क्लासिकल्स का ये मानना था कि इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है. उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है. ठीक है, वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है? सपोज कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसको वो जॉब पसंद नहीं आई, उसने वो जॉब छोड़ दी और वो दूसरे जॉब की तलाश करने लगा. ठीक है, इसको भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर में ही मानोगे, ऑल्दो इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, लेकिन ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है कि आपको एक जॉब पसंद नहीं आई, आप दूसरे जॉब की तलाश कर रहे हो, तो आपने पुरानी जॉब छोड़ दी. इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आप एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हो, उस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, समझ में आया? सेकंड, सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो. ठीक है, वहाँ पे जो काम हो रहा था मैनुअली हो रहा था. अब एक एडवांस मशीन आ गई वहाँ पे, अब सारा काम ऑटोमेटिक होगा. ठीक है, अब आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, तभी आप उस मशीन पे काम कर पाओगे. ठीक है, अदरवाइज आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे. ये इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल, कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, मैनुअल से आप ऑटोमेटिक पे आ गए, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट is the combination of frictional unemployment and structural unemployment. ठीक है, write down full employment
is an illusion. Full employment is an illusion. There is always a natural rate of unemployment persist in the economy. Natural rate of unemployment persist in the economy, which is the combination of frictional and structural unemployment. Expectations augmented Phillips curve. Expectations augmented Phillips curve. If we just talk about Phillips curve shows the inverse relationship between or the trade off between इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ठीक है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन का कोई लेना देना नहीं है. अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी आ गया फिलिप्स कर्व में. ठीक है, नॉर्मल फिलिप्स कर्व में आपने वर्कर्स की पीपल की एक्सपेक्टेशन ऐड कर दी, दैट इज expectation augmented Phillips curve. Write down the expectation augmented Phillips curve is an economic model that shows the relationship between inflation and unemployment considering the effects of expectations. Next line, if people expect inflation to be high, comma, then inflation will be higher, for a given rate of unemployment in the labor market.
ठीक है। अब आते हैं एक्सपेक्टेशन के ऊपर। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं इसके ऊपर बात करते हैं। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, प्राइस लेवल क्या होंगे, और उसी के अकॉर्डिंग एडेप्ट करते हैं। ठीक है। Before 1970s, expectations बिफोर 1970s में क्या आया था? स्टैगफ्लेशन आया था। उसके पहले एक्सपेक्टेशन दो पार्ट में डिवाइडेड था, एनिमल स्पिरिट एंड एडेप्टेड एक्सपेक्टेशन। ओके, द कॉन्सेप्ट, राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट was given by or supported by J.M. Keynes, John Maynard Keynes. The concept of animal spirit was supported by J.M. Keynes, John Maynard Keynes. According to him, markets are moved by animal spirit or emotions, animal spirit or emotions, and not by reasons, ठीक है। एनिमल स्पिरिट और इमोशन का मतलब क्या हुआ? मार्केट सेंटीमेंट्स, ओके। इसे आप यहां पे ऐसे समझो, इमोशंस और एनिमल स्पिरिट। कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। सपोज कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ठीक है। कंज्यूमर के पास ऑप्शन है उस बढ़ी हुई इनकम से वो कंजम्पशन बढ़ा ले या सेव कर ले, ठीक है। कंज्यूमर ने क्या किया? अपनी कंजम्पशन बढ़ा ली। दिस इज कंज्यूमर्स इमोशन। मेरा सेंटीमेंट है कि मैं आज से ब्रांडेड कपड़े ही पहनूंगा,
मेरा इमोशन है, मेरा सेंटिमेंट है, मैं अब से 5 स्टार होटल में ही खाना खाऊंगा। ठीक है, मेरा इमोशन है, मेरा सेंटिमेंट है कि मैं आज से फ्लाइट पे ही ट्रैवल करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, इनकम बढ़ी, मेरा सेंटिमेंट क्या हुआ? टू इंक्रीज दी कंजम्पशन। ठीक है, तो कंज्यूमर का सेंटिमेंट क्या है? इंक्रीजिंग दी कंजम्पशन। और जब कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द consumer sentiment is to increase the consumption and the producer sentiment is to increase the investment। ठीक है, एक तरफ कंज्यूमर क्या कर रहा है? कंजम्पशन बढ़ा लिया, प्रोड्यूसर ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट बढ़ा लिया। ये उनके सेंटीमेंट्स हैं, इनकी इमोशंस हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, अब मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा, ज़्यादा सेल करूँगा। प्रोड्यूसर सेंटीमेंट। ठीक है, मुझे अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब मैं लग्जरी आइटम ज़्यादा खरीदूंगा, मेरा सेंटीमेंट है। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल स्पिरिट। यहाँ पे रीज़न लॉजिक कुछ नहीं होता है, बस मेरा सेंटीमेंट्स, मेरे इमोशंस काम करते हैं। ठीक है, विच वॉज सपोर्टेड बाई कीन्स। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन was introduced by Friedman। Friedman, write down। According to adaptive expectations, people form their expectations based on past experiences only, past experiences only। That is, on the basis of previous rate of inflation, they change or adapt their expectations only when the actual inflation is different from their expected inflation। ठीक है, अगेन आते हैं फिलिप्स कप पे। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। PC1, PC2, PC3,
लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। पॉइंट ए, वहाँ से बी पे गए, वहाँ से सी पे गए, फिर डी और ई। राइट डाउन द फिलिप्स कर्व was based on adaptive expectations full stop. Any reduction in unemployment rate below its natural rate is associated with an accelerating and ultimately explosive inflation ये नेचुरल रेट था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ठीक है। इससे कुछ भी हम लोग कोशिश करके रेट को कम करने की कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, उसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। जो कांस्टेंट रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था वो एक्सिलरेटिंग रेट से इंक्रीज हो जाता है। फिर आप यहाँ पे आ जाते हो, फिर अटेम्प्ट करते हो कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, इन्फ्लेशन एक्सिलरेटिंग रेट से। सो कहाँ तक लिख लिया आपने, एक्सप्लोसिव इन्फ्लेशन, ठीक है। राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड accelerating hypothesis of Friedman. Accelerating hypothesis of Friedman. Accelerating hypothesis of Friedman. ठीक है। ये नेचुरल रेट क्या है, नाइरू है, नॉन एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इस रेट पे। अगर इस रेट से आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने की कोशिश करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होगा, एक्सिलरेटिंग रेट से, इंक्रीजिंग एक्सप्लोसिव रेट से इंक्रीज हो जाएगा। उसको क्या किया गया है, एक्सिलरेटिंग हाइपोथेसिस ऑफ फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन ने ये बताया था, ठीक है। आप नाइरू पे ही रहने दो, नेचुरल रेट पे ही रहने दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अगर उससे भी कम करने की कोशिश करोगे, रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से आगे जाएगा, ठीक है। एनिमल स्पिरिट समझ में आया, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन समझ में आया। चलिए, इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया था, नाइनटीन 1970s के पहले तो ये दो चीज़ें चल रही थी। पहले एनिमल स्पिरिट था, उसके बाद एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन आ गया। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन किस पे बेस्ड था, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, कि पहले जो हो रखा है तो अब इस बार भी यही होगा, ठीक है। उस बेस पे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नेचर बदलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हाइपोथेटिकली आप एक सिचुएशन सोचो कि जब पिछली बार जब जनरल इलेक्शन हुआ था उस बार इन्फ्लेशन रेट कम हो गया था, तो इस बार जो जनरल इलेक्शन होगा तो इस बार भी इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। ये मेरी क्या है, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है। पास्ट में ऐसा हुआ है तो इस बार भी ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। इसको काउंटर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जॉन मुथ। जॉन मुथ in 1961. 1961. The concept of rational expectation was introduced by John Muth in 1961, and it was used by Lucas and Sargent. It was used by Lucas and Sargent है ना। ये लूकस और सार्जेंट कौन थे? न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। Lucas and Sargent were new classical economists. एक बार स्कूल ऑफ थॉट को रिवाइज करें। सबसे पहले आपके मर्केंटलिस्ट आए थे, ठीक है। मर्केंटलिस्ट के बाद कौन आया था? क्लासिकल। क्लासिकल के बाद कीन्स। कीन्जियन के बाद किसी में पढ़ा था हमने? मॉनिटरिस्ट। मॉनिटरिस्ट के बाद मर्केंटलिस्ट का क्या मानना था कि कोई भी इकॉनमी पावरफुल तब होती है जब उसके पास ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर हो, ठीक है। दे प्रमोटेड एक्सपोर्ट बट रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स। दे प्रमोटेड एक्सपोर्ट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट्स, ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दे यूज फोर्स एंड आर्मी टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। ये मर्केंटलिस्ट का मानना था। इसी के बेस पे जो कॉलोनीज, जो ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी बनाई थी, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई थी, मर्केंटलिस्ट के अंडर ही बनाई थी, ठीक है। मर्केंटलिस्ट के बाद क्लासिकल्स आए, एडम स्मिथ, जेबी से, जेएस मिल एंड ऑल। उन्होंने क्या बोला? फ्री ट्रेड बोला, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट बोला, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, मार्केट फोर्स को फ्रीली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल्स चले काफ़ी टाइम तक। क्लासिकल्स फेल कब हो गए? ड्यूरिंग 1929, 1930s, जब ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन में कीन्जियन इकोनॉमिक्स उभर के आया सामने। कीन्जियन इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट फेनोमेना बहुत रेयर होता है, इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कीन्जियन के बाद मॉनिटरिस्ट आए। मॉनिटरिस्ट ने किस पे फोकस किया था? मनी साइड पे, सप्लाई ऑफ मनी पे। उन्होंने बोला था इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर इज अ मॉनिटरी फेनोमेना, ठीक है। मॉनिटरिस्ट के बाद न्यू क्लासिकल्स आए। न्यू क्लासिकल्स द इकोनॉमिस्ट वेयर लूकास एंड सार्जेंट, ठीक है। न्यू क्लासिकल ऑलमोस्ट क्लासिकल्स जैसे थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस था।
वो किसी दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या डिफरेंस था दोनों के थॉट प्रोसेस में। लेकिन पहले आते हैं ये रैशनल एक्सपेक्टेशंस पे, ठीक है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में क्या बोला था कि पास्ट एक्सपीरियंस ही डिसाइड करता है कि क्या होगा आगे। रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या बोला गया, ये सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं होता है, पास्ट इवेंट डिसाइड नहीं करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ करंट इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है वो भी डिसाइड करेगी आपकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन एंड रैशनल एक्सपेक्टेशन को। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन। सपोज आपके घर के पास कोई रेस्टोरेंट है, अभी नया ओपन हुआ है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे खाना खाने के लिए गए, ठीक। उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने कोई कुछ ऑर्डर किया और वो बहुत ही बेकार था, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। अब आप वहाँ जाओगे दोबारा? नहीं जाओगे। उसको कहते हैं एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। पास्ट में आपको वहाँ पे वो ऑर्डर या फिर जो फूड था वो उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, इस वजह से आप वहाँ दोबारा नहीं जाओगे। ये हुआ एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है। नाउ सपोज उसी रेस्टोरेंट में कुछ दिन बाद आपका कोई फ्रेंड गया और उसने वही चीज़ ऑर्डर की और उसको बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। तो जब उसने पता किया तो उसको ये पता चला जो पुराना शेफ़ था उसको हटा करके नया शेफ़ ले आए हैं, और वो जो नया शेफ़ है वो अच्छा बनाता है खाना, ठीक है। अब आप वहाँ जा सकते हो दोबारा, क्योंकि अब आपके दोस्त भी ये बोल रहे हैं कि यार वहाँ का खाना अच्छा है, ठीक है। तो रैशनल एक्सपेक्टेशन किस पे बेस्ड है? पास्ट एक्सपीरियंस प्लस करंट इंफॉर्मेशन। समझ में आया डिफरेंस? राइट डाउन। रैशनल एक्सपेक्टेशन, रैशनल एक्सपेक्टेशन is an economic theory, is an economic theory that states that individuals base their decisions on the best information available, and also learn from their past trends or past experiences, ठीक है। It is assumed that, full stop, it is assumed that people have access to all available information and the people current expectations about the economy influences the future state of the economy.
ठीक है। अब ये जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन है और रैशनल एक्सपेक्टेशन है, दोनों की वर्किंग फिलिप्स कर्व पे देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वाइंड अप कर रहे हैं। Write down. Milton Friedman's adaptive expectation theory. Milton Friedman's adaptive expectations theory assumes that the nominal wages lag behind changes in the price level. Full stop. This lag in the adjustment of nominal wages to the price level brings about rise in business profits, which induces the firms to expand output and employment in the short run and leads to the reduction in the unemployment rate below the natural rate, and unemployment rate below the natural rate. ठीक है, रुक जाओ अभी, आप बाकी है, बंद मत करो अभी। देखो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या बोला गया कि देयर इज अ लैग बिटवीन व्हाट, नॉमिनल wages and adjustments to price level. एडजस्टमेंट टू प्राइस लेवल, देखो होता ये है कि इट इज अज्यूम्ड कि जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको होता है मनी इल्यूजन। अब मनी इल्यूजन का क्या मतलब हुआ, आप इस पॉइंट पे थे, ठीक है, गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी यूज़ की, जिसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया,
एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया। ठीक है, दैट मीन्स लोगों के पास काम आ गया, जॉब आ गई लोगों के पास, जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे उनके पास जॉब आ गई। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे आ गया इस पॉइंट पे। ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, लोगों की सैलरी बढ़ी, वेजेस बढ़े, आ गए उनके पास वेजेस, तो उन्होंने क्या किया, उनकी डिमांड आई। जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट थे उनकी तो डिमांड नहीं थी पहले, लेकिन जब उनको जॉब मिली तो उनकी भी डिमांड आ गई, डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, प्राइजेस इंक्रीज हुए, प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से वो यहाँ पे आ गए, है ना। जो पॉइंट यहाँ पे था ए, अब वो बी पे आ गया, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, इकॉनमी बी पे रही कुछ टाइम तक। ठीक है, वर्कर्स को क्या होता है, मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का ये मतलब हुआ कि वर्कर्स को ये तो दिखता है कि हाँ उनके पास सैलरी पहले नहीं थी, अब सैलरी आ गई है। ठीक है, या पहले उनकी सैलरी इतनी थी, अब सैलरी इतनी हो गई है, लेकिन उनको ये कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि इसके साथ साथ महंगाई भी तो बढ़ गई। उनकी सैलरी बढ़ी ना बढ़ी उससे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गई। ठीक है, तो उनका रियल परचेजिंग पावर तो उतना का उतना ही रह गया। वो समझने में लैग आता है। नॉमिनल वेज कितना है और प्राइस लेवल कितना है, वो एडजस्टमेंट में एक टाइम गैप आता है। ठीक है, वो टाइम गैप जब आता है तो उस टाइम गैप में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है उनका, क्योंकि उनको वेजेस इतना ही देना है, लेकिन जो प्रोडक्ट बना करके जो सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस इतनी आ गई है। समझ में आया। तो इससे क्या होगा, कंपनी को कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट हुआ, तो जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, और प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी, और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा, वो और ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेगी। ठीक है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया कुछ टाइम के लिए, नेचुरल रेट से कम हो गया कुछ टाइम के लिए। ये तो ठीक है, मान लिया, लेकिन जब वो एडजस्ट करते हैं ना, जब उनको समझ में आता है कि मेरी सैलरी के साथ साथ इनकम इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया है, जब तक उनको समझ में आता है तब वो हायर डिमांड करते हैं वेजेस की, कि अब मुझे सैलरी भी ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, कंपनीज का प्रॉफिट कम होने लगेगा, जब उनको हायर सैलरी देनी पड़ेगी। जब हायर सैलरी देनी पड़ेगी, प्रॉफिट कम होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, लेबर को निकाल देंगे। तो फिर जब यहाँ पे पहुँचे थे, इस पॉइंट पे थे, दोबारा से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने का मतलब प्राइस लेवल तो इतना ही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर बढ़ गया। ठीक है, ये होता है मनी इल्यूजन, कि लेबर को अपनी इनकम दिखती है लेकिन प्राइस लेवल नहीं दिखता है। ठीक है, महंगाई नहीं दिखती है। ये था एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन पे। राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखना। According to rational expectation theory, nominal wages are quickly adjusted to any expected change in the price levels, so that there does not exist Phillips curve showing trade-off between
rate of inflation and unemployment. Full stop. Next line, the rate of inflation resulting from increase in aggregate demand is fully and correctly anticipated by workers and firms and get completely and quickly incorporated into the wage agreements, resulting in higher prices of products, इसको समझो आप, लिख लिया। रैशनल एक्सपेक्टेशन का क्या अजम्पशन है कि लोगों के पास क्या होता है, फुल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं, करंट इंफॉर्मेशन के बेस पे अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, ठीक है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या होता था, देखो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में क्या होता था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती थी, उसका रिजल्ट क्या होता था, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए टाइम लगता था, है ना। लेकिन इन केस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन लोगों को पहले से ही पता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। समझ में आया? तो जब उनको पहले से ही पता है कि गवर्नमेंट ये कि इस पॉलिसी की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, तो वो क्या करेंगे, जब जॉब लेने के लिए जाएंगे तभी नेगोशिएट करेंगे, मुझे इतनी नहीं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ठीक है। वो एग्रीमेंट ही ऐसा बनवाएंगे कि हायर सैलरी पे। तो जब वो हायर सैलरी पे पहले जब आएंगे ही हायर सैलरी पे, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, इन्फ्लेशन हायर साइड पे रहेगा, एडजस्टमेंट का टाइम नहीं रहेगा। तो जो पहले आप इस पॉइंट से यहाँ पे जा कर के दोबारा यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट, सीधा यहाँ पे जाएगा। एडजस्टमेंट का टाइम ही नहीं है कि पहले आप यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ जाओगे, वाला सीन नहीं है रैशनल एक्सपेक्टेशन में। डायरेक्ट आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अगर एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ की तो इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस आया? चलिए, हाँ, एटलीस्ट कंपनी को वर्कर्स तो चाहिए ना। कंपनी ने इंटरव्यू लिया और उसने बोला कि आपको हम लोग हायर करेंगे, लेकिन वर्कर ने बोला मुझे इतनी सैलरी चाहिए। कंपनी को वर्कर्स चाहिए, वो तो लेंगे ही लेंगे। और जब उनको पता है कि जो वर्कर्स हैं वो डिमांड ही कर रहे हैं हायर सैलरी, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ की है तो इन्फ्लेशन आने वाला है, ठीक है, तो उनको हायर सैलरी देनी पड़ेगी। कंपनी का प्रॉफिट, हाँ, इस पे भी आते हैं, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी आते हैं। देखो, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन की क्या लिमिटेशन थी कि इसमें जो एक्सपेक्टेशन फॉर्म होता है किस बेस पे होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। रैशनल एक्सपेक्टेशन के साथ भी एक कमी है, यहाँ पे आपने बोल तो दिया कि पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ करंट इन्फॉर्मेशन पे भी आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हो रैशनल एक्सपेक्टेशन पे, लेकिन द प्रॉब्लम इज द अजम्पशन दैट पीपल हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
ये हर बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है लोगों के पास, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लगता है। देयर आर सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विथ कलेक्टिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर ली तो क्या गारंटी है कि आप उसको एक्यूरेटली प्रोसेस कर पाओगे? इतनी समझ भी तो होनी चाहिए। समझ में आया? पहली चीज़, लोगों के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हर वक्त नहीं होती है। अगर उन्होंने पैसे दे करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर भी ली, ठीक है, उसके बाद भी उसको एक्यूरेटली प्रोसेस कर पाना इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो इसीलिए हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ लैग रह जाता है और वहाँ से कंपनीज प्रॉफिट कमा लेती हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। अटेंडेंस शीट उनको बुला लो आप, एक बार ये बंद कर देंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया ना? चलो ठीक है। आप इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं? सर फिर एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर निकाल भी नहीं पाएंगे कंपनी। इसीलिए तो जब एग्रीमेंट के टाइम पे ही, नेगोशिएशन के टाइम पे हायर सैलरी डिमांड करते हैं, और कंपनी को वर्कर चाहिए काम करने के लिए तो उनको हायर सैलरी देनी पड़ती है। वो तो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे हायरिंग का ही है हायर सैलरी पे। अगर रिकलेक्शन डाउन हो गया तो कंपनी को तो वो उल्टा काम करेगा।